स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स। आज आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बस 10 क्लास और पूरा करें रिवीजन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, पूरी की पूरी ये 10 क्लास की एक सीरीज है जो कि बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है आपके इस यूट्यूब चैनल स्किल वेव पर। स्टूडेंट्स बने रहें और आज से आप पूरा रिवीजन शुरू कर दें। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल भी देख रहे हैं, बस 10 क्लास और करें पूरा का पूरा फुल रिवीजन। ठीक है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो कि आप सभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं। इस समय आप लोगों का एग्जाम आने वाला है, उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज को कर रहे हैं, जो आपकी पूरी की पूरी फुल प्रैक्टिस कराएगी जो भी चीज़ें अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है बहुत अच्छे से, मान लीजिए ये पैंडेमिक सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर भी आपको इस तरीके से ये क्लासेस डिलीवर की जा रही हैं आप लोगों के तक, जिसमें आपको मैं हर एक क्वेश्चंस का जो भी एक बेसिक थियरी है उसको भी इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही वीडियो को स्किप करना। ठीक है, तो आपको ये 250 क्वेश्चंस एग्जाम के पहले तैयार करके जाने हैं स्टूडेंट्स, इस चीज़ का प्रॉमिस करो आप मुझसे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं सेट करवा के ही मानूंगा, क्योंकि इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन सीरीज को करने चल रहे हैं जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप ईयरफोन लगाइए और सुनना स्टार्ट करिए और एक नोट्स बनाइए जिसमें आप क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उसको एक पेज में वन लाइनर नोट्स बनाइए और उसमें नोट करते चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रिवीजन करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी ये सीरीज, क्योंकि मैं पूरी की पूरी आपकी समस्या समझ रहा हूँ कि आपने कितना पढ़ रखा है कितना नहीं पढ़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके भारत स्किल वेबसाइट की पीडीएफ है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की वो सीरीज है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले वो एमसीक्यू सीरीज करिए, उसके बाद ही अलग बुक से पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये सबको पता है, आपको भी पता होना चाहिए, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, तो चीज़ें जो है और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है आपको भी, मुझे भी। ठीक है, तो अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि अगर वहाँ पे पीडीएफ पड़ी है तो आप लोग वहीं से क्यों नहीं पढ़ लेते हो। तो स्टूडेंट्स, कई लोगों का ये कमेंट था अभी तक जो भी वीडियोस बन रही थी अपने चैनल पे कि सर इसकी जो क्लासेस हैं उसको आप लीजिए हिंदी में डिलीवर करिए, हिंदी में हम लोगों को बताइए, क्योंकि सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस उसमें इंग्लिश में लिखे हुए हैं और उनको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग इस एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चंस जो अपना है वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और मैं पूरा का पूरा आपको हिंदी में ढंग से समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर अगली क्लास कहाँ है, तो आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए, तब तो आपको अगली क्लास मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आपसे यही रिक्वेस्ट थी। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और यहाँ पे बोला गया है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि भाई बताओ कि, वेट इंक चेंज करने दीजिए। इसमें बोला गया है कि आप बताइए कि विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जान रहे हो आज हम लोग घर्षण पढ़ने चल रहे हैं, तो घर्षण बल से संबंधित, अच्छा जिन बच्चों को थोड़ी सी डाउट है इसमें, ठीक है, वो लोग हमारी थ्योरी क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी क्लासेस भी मैंने आपके लिए बना के रखा है। ठीक है, तो आप जाइए और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें आपको थ्योरी भी इसकी मिल जाएगी जो भी फ्रिक्शन से रिलेटेड है। मुझे लगता है कि दूसरी क्लास या थर्ड या फोर्थ क्लास है जिसमें आपको घर्षण की कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी, जिसमें आपको लगभग जो जो भी चीज़ें यहाँ क्वेश्चन करने चल रहे हैं हम लोग सब कुछ बताया गया है। ठीक है, लेकिन वहां तो बताया ही है, यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको और डिटेल से पढ़ना है, पढ़ने के आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाइए, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई बटन पे लिंक भी दे दे रहा हूँ, आप वहां से क्लिक करिए, डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, विच लॉ, मतलब विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का नियम कौन सा है, इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे। तो चलो जरा पढ़ते हैं कि घर्षण का नियम कौन सा है। पहला बोला गया है कि घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार
पर आकार से पर स्वतंत्र है, मतलब पर नहीं से स्वतंत्र है, से आप बोलो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, से स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है घर्षण बल सामान्य सामान्य प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान प्रतिक्रिया समझते हो, अभी बताता हूं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है घर्षण बल गति की समान दिशा में कार्य करता है, और चौथा है घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कंप्लीट चलो मैं बता ही देता हूं आपको। आपके पास एक की बॉडी है मान लिया, और आप यहाँ पे हो। आपने क्या किया, इस बॉडी पे फोर्स लगाना शुरू किया अपने दोनों हाथों से। ठीक है, आपने इस पे फोर्स लगाया और ये बॉडी इधर की तरफ चलना शुरू हो गई। ठीक भाई, लेकिन आपको जो फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया है, मतलब जो आपने इस बॉडी पे, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स किधर लग रहा है। आप चलो आपको मैं मिटा दे रहा हूं, आपके फोर्स को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, जो आपने हाथों से फोर्स लगाया। मान लिया आपने एफ फोर्स लगाया स्टूडेंट्स इस पे, तो एफ फोर्स लगाया तो आपको एक कुछ मिनिमम मतलब बल की जरूरत पड़ रही है, कम से कम कुछ बल की जरूरत पड़ रही है इसको खिसकाने के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऐसा ऐसा क्यों नहीं आप सोचते हो कि अगर यही चीजें एक चिकने फर्श पे रखा है तो आपको कम बल लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन यही अगर रोड पे रखा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है। तो इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स? इसका रीजन है इस सतह पर जो इस संपर्क तल है, जो ये संपर्क तल है, इस पे लगने वाला घर्षण बल। जी हाँ, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन, जिसको आप बोलते हो फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण, यही तो होता है, यही तो आप समझे हो। ठीक है, तो ये जो घर्षण बल है वो इस बल का क्या करता है, विरोध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत हो गया। घर्षण बल गति की समान दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा में काम करता है, यहां से आपको मैंने बताया अभी अभी। ठीक है, तो अगर ये विपरीत दिशा में स्टूडेंट्स काम करता है, तो अगर बल इधर लग रहा है तो घर्षण बल इसमें संपर्क तल पर किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। इसको मैं स्मॉल एफ से शो कर रहा हूं। ठीक है, ये आपका अप्लाइड फोर्स है, जो आपने फोर्स लगाया है, और ये जो ये फोर्स तो वो है जो आपने लगाया है, और ये फोर्स वो है जो इस संपर्क तल पर, जहां पे ये बॉडी टच है जमीन से, उस पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, मतलब घर्षण बल। तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा है समान दिशा में, लेकिन समान दिशा में नहीं। ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है। देखो ना, बल इधर लगा रहे हो तो घर्षण बल इधर लग रहा है। दूसरी चीज, घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि निर्भर करता है। क्यों? अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आप फर्श पे, चिकने फर्श पे, टाइल्स पे इसको खिसका रहे होते तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता। इस फोर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर यही चीजें ऑन रोड है, ठीक है, सड़क पे आप बाहर खिसकाओगे तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संपर्क तल है, जो संपर्क तल है बच्चों, उस पे तो निर्भर कर रहा है ना। ये संपर्क तल की जो प्रकृति है, संपर्क तल चिकना है भाई, चिकना है, तो घर्षण बल जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना, वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर खुरदुरा है, ठीक है, रफ सरफेस है, खुरदुरा है, ठीक है, अगर ये खुरदुरा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब डी आंसर भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी आंसर में बोला गया है कि संपर्क तल की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जबकि ये गलत है। ठीक है, संपर्क तल की प्रकृति पर तो निर्भर करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको यहां से मिल गया। ठीक, पहली चीज आपको यहां से मैंने बताई। ठीक है, पहली चीज तो यहां से बताई ना कि फ्रिक्शन फोर्स फोर्स के अपोजिट लगता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन पे यहाँ टाइम लगा रहे हैं और अगले आपके कई सारे क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट होंगे ऐसा करने पे। ठीक है, चलो आओ इसको देखते हैं। घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समान प्रतिक्रिया कहते किसको है, पहले वो समझ लो। तो बच्चों सामान्य प्रतिक्रिया बोलते हैं, जैसे ये आपका बॉडी है, ठीक है, तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा। तो अगर कुछ द्रव्यमान होगा स्टूडेंट्स, इसका अगर कुछ द्रव्यमान होगा तो इसका मतलब उस द्रव्यमान की वजह से इसका भार होगा कुछ, और भार होता है mg, इतना तो आप जान ही रहे होगे। अगर इसका द्रव्यमान m है तो mg क्या हो जाएगा, w, इसका भार हो जाएगा। mg क्या हो जाएगा, इसका नीचे की तरफ भार हो जाएगा। और इस भार के विपरीत r एक वैल्यू लेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, सब कुछ लिख दे रहा हूं एक क्वेश्चन में, आगे इसमें बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, आपको डिटेल समझाता हूं, इसकी वजह से कई सारे क्वेश्चन आपके आगे निकलेंगे। ठीक है, चलो तो अभिलंब प्रतिक्रिया। अब इनका कहना है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, अभिलंब प्रतिक्रिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब इनका ये है, जो बी आंसर है, उनका कहना है कि फ्रिक्शन फोर्स व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती समझते हो, 1 में जो हम लोग लिखेंगे, ये समानुपाती का सिंबल है, 1/r लिख दें तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है, जो मतलब घर्षण बल है, वो अभिलंब प्रतिक्रिया की क्या है,
व्युत्क्रमानुपाती है। ये कह रहा है ना सामान्य सामान्य प्रतिक्रिया, अब वही है विलंब प्रतिक्रिया, ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन ये ऐसा नहीं होता बच्चों, बल्कि इसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है आर के, जितना ज्यादा विलंब प्रतिक्रिया होगी उतना ही घर्षण बल लगेगा, ठीक है। मान रहे हो बात, समझ रहे हो इस चीज को। फिर जब इसका प्रोपोर्शनलिटी ये हटाते हैं, जब समानुपाती सिंबल ये हटा देते हैं, तो फ्रिक्शन घर्षण बल बराबर हो जाता है म्यू आर, ठीक है। ये पढ़े होगे फॉर्मूला भी आप, अगर नहीं पढ़े तो इसको याद कर लो, जिससे आपको पता चले कि अगर अविलंब प्रतिक्रिया का कुछ मान आपको दिया है, मींस आर की वैल्यू आप जानते हो क्या है, और म्यू की वैल्यू भी आपको प्रश्न में बताया गया है कि म्यू की वैल्यू क्या है, तो आप घर्षण बल आसानी से निकाल सकते हो। ध्यान रखना घर्षण भी एक प्रकार का बल है, इसलिए इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। क्या होगी बच्चों, न्यूटन होगी, ठीक है। ध्यान रखना न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ही इसकी यूनिट भी होगी, घर्षण बल की भी यूनिट न्यूटन होगी। जहां पे म्यू क्या है, म्यू एक नियतांक है। ध्यान रखना यह क्या है, ये एक नियतांक है, ठीक है। छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा समझ लेना, ये नियतांक है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं एक बार आपको बता भी चुका हूं, ऐसा नहीं है। ये फ्रिक्शन वाले उस लेक्चर में देखिए, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट थियरी ही मैंने उसमें बताया है ये सब आपको। बहरहाल यहां भी फिर से आपको बता दे रहा हूं। अब आपको आंसर समझ में आ रहा होगा किसका मतलब सर आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। कैसे, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार से स्वतंत्र है, आकार से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही बात है। कहने का इनका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये जो जहां पे ये रखा हुआ है, ये कितने एरिया में ये आपका ये डिब्बा रखा हुआ है, जो जो भी सामान है ये, वो कितने एरिया में नीचे ये जमीन पे चिपका हुआ है उस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इसका आकार गोलाकार है कि अंडाकार है कि चतुर्भुज है कि जो है किस तरीके का है, इन बातों पे निर्भर नहीं करता। तो ये ये सब क्या है, घर्षण के नियम में एक ये भी नियम है, ठीक है। अगर इन तीनों को भी आप नियम बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इनकी स्टेटमेंट्स को बदलना होगा। कैसे, जैसे अगर मैं बोलने लगूं बी सी को भी, अगर बी सी डी को भी अगर आप नियम बनाना चाहो कि नहीं ये भी घर्षण के नियम है, तो ऐसे बोलोगे, घर्षण बल सामान्य प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो ये इसको बदल दो, सही हो जाएगा। घर्षण बल गति की समान दिशा में, तो समान को बदल के यहां विपरीत लिख दो, ये भी आंसर सही हो जाएगा। घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, नहीं को काट दो, आंसर सही हो जाएगा। समझ रहे हो, एक्चुअल में ये जो चारों बातें हैं वो नियम ही है, लेकिन ये समानुपाती है, ये विपरीत यहां लिखा हुआ है, और यहां नहीं को हटा के कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तब आपको ये पता चलेगा कि ये चारों नियम ही है। लेकिन ये तीनों क्योंकि गलत स्टेटमेंट है, तो आपका नियम कौन सा बन गया, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर से स्वतंत्र है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस और जो एरिया है, मतलब कॉन्टैक्ट एरिया है, मतलब जो एक बॉडी है जो दूसरे बॉडी से चिपकी हुई है, जितनी जगह घेरती है, उस जगह से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। समझ पा रहे हो। बहरहाल आपको यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये विपरीत होता है, ये याद रखना है। तीसरी चीज ये संपर्क, जो संपर्क तल होते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर चिकना होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, खुरदुरा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। समझ गए, इतनी बातें एक क्वेश्चन में आपको कंप्लीट मैंने बताई। अब ये कंप्लीट इसलिए बताई क्योंकि आगे अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। लगभग 2-3 मिनट इसमें चले गए, नहीं ज्यादा ही चले गए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको समझ में आएगा, देखो उसको पहले क्वेश्चन को उतना बताने का फायदा आपको अगले में मिलेगा। चलो देखते हैं। What is the direction of friction force against a motional object? कह रहे हैं कि किसी गतिमान वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। वस्तु के लिए झुका हुआ, वस्तु के विपरीत, वस्तु के समांतर, या वस्तु के लंबवत। अभी मुझे बताओ कि अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। फिगर एक बार फिर से बना दूं क्या, चलो बना ही देता हूं। अगर आप बच्चों फोर्स इधर लगा रहे हो तो घर्षण बल किधर लगेगा, मैं बता देता हूं आपको। इस संपर्क तल से घर्षण बल इस साइड लगना शुरू होगा। तो देखो ना, आप बल इधर लगा रहे हो लेकिन घर्षण बल इधर लग रहा है। ये घर्षण बल है, ये घर्षण है और ये बल है, ठीक है। ये बल है बच्चों, ये फोर्स है, इसकी भी यूनिट न्यूटन होगी, इसकी भी यूनिट न्यूटन ही होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो जब भी आप बल इधर लगाओगे तो आपका घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, ध्यान रखना इस बात को। तो आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, ठीक। समझ पाए, देखा कितनी आसानी से हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या
एलाइड फोर्स। ठीक है, फिर से हिंदी में पढ़ते हैं। संपर्क सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए कौन सा बल सीधे अनुपातिक होता है? सीधे अनुपातिक होता है तो खींचने वाला बल, धक्का देने वाला बल या फिर घर्षण बल। याद करो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि F इज इक्वल टू होता है म्यू आर। क्यों? क्योंकि घर्षण बल, जो घर्षण है वो क्या होता है, मतलब या घर्षण बल भी, घर्षण बल इकट्ठा भी बोल सकते हो, बल ही है ना एक प्रकार का। ये घर्षण बल समानुपाती किसके होता है? समानुपाती होता है सामान्य प्रतिक्रिया के या फिर अभिलंब प्रतिक्रिया के। अभिलंब प्रतिक्रिया सही वर्ड है, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया के। इंग्लिश में अगर बोलें तो आप बोलोगे फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, जिसको आप आर बोलते हो, इसको आप एफ बोलते हो। ठीक है, तो दरअसल ये फॉर्मूला वहीं से आया है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे आप, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा? फ्रिक्शन एफ प्रोपोर्शनल टू आर यहां लिखा है, और एफ इज इक्वल्स टू लगाओगे तो म्यू आर हो जाएगा, जहां पे म्यू क्या होगा बच्चों? म्यू होगा एक नियतांक जिसको कहते हैं घर्षण बल नियतांक। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, डरा मत करो यार कि अगर मैं इंग्लिश में कुछ लिखने लगूं तो डर जाते हो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण बल नियतांक, घर्षण नियतांक, ये क्या है बच्चों? एक तरीके का नियतांक है। ठीक है, नियतांक समझते हो? ये कांस्टेंट वैल्यू है भाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है, नियतांक है। और क्या ये भी किसी बात पे डिपेंड करता है? तो जी हां, ये भी डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है संपर्क तल की प्रकृति पर। समझ पा रहे हो इसका क्या मतलब है? मतलब अगर खुरदुरा है तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, इस चिकना है तो इसकी वैल्यू कुछ और होगी, खुरदुरा होगा तो और होगी। ठीक है, तो जब मान के चलो कि जो म्यू, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इसकी वैल्यू होती कितनी है? म्यू की वैल्यू होती है बच्चों 0 से ज्यादा और 1 से कम। हमेशा याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बच्चों। ठीक है, 0 से ज्यादा और 1 से कम होती है। ध्यान रखना, एक तरफ अगर 1 की तरफ बढ़ने लगोगे, म्यू की वैल्यू बढ़ाने लगोगे तो खुरदुरा हो जाएगा। और अगर आप बोलो म्यू की वैल्यू 0, तो मान चलना एकदम प्योर, एकदम चिकना है, जहां घर्षण बल की कोई वैल्यू है ही नहीं है। और अगर म्यू की वैल्यू 1, तो मान के चलो कि इतना ज्यादा है कि जितना अभिलंब प्रतिक्रिया होगा उतना ही हमारा घर्षण बल भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल ए सही है। ए में बोला गया है घर्षण बल। ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है बच्चों, वही क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन के, ठीक है, ये देखो जो मैंने लिखा है, नॉर्मल रिएक्शन के अनुक्रमानुपाती होगा। ये फॉर्मूला याद रखना, अभी आएगा इस पे क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड्स। ठीक है, व्हील मीन समझते हो? जब आप गाड़ी चलाते हो तो व्हील और रोड के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है? इफ व्हीकल आर एबल टू रन ऑन रोड, मतलब गाड़ी, जैसे आप ये सड़क पे चलते हो ऐसे, ठीक है, तो ये जो आपका पहिया है, ठीक है भैया, ये जो पहिया है आपका, ठीक है, आपकी ये 2 व्हीलर है जहां पे आप जा रहे हो बढ़िया बैठ के फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये देखो बढ़िया जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है इस पे। अगर आप आसानी से चल पा रहे हो, इसमें रन कर पा रहे हो, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है, चल पा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन से पहियों और सड़क के बीच में कार्य करेगा? तो हमेशा ध्यान रखना, घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, घर्षण बल कार्य करता है। और मैं आपको बता दूं, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो, अगर ये ना हो तो आप चल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप रोड पर चल नहीं पाएंगे। ठीक है, चल नहीं पाएंगे, याद रखना इस चीज को, चल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि आप फिसल जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात? तो आपके व्हील और रोड पे क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। चलो अगला क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर टिक करवा दिए। चलो इस पे क्या लगता है भैया? फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, तो चौथे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, पांचवा है विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। कौन सा इसमें यूजफुल फ्रिक्शन है? जरा जल्दी जल्दी बताओ तो इसमें, मतलब कहां पे घर्षण का काम होता है, मतलब वो एक तरीके से उपयोग है, एक तरीके से उपयोगी कौन है? सिलेंडर में रिंग्स, ठीक है, क्रैंक सॉफ्ट बेयरिंग पे, या फिर व्हील हब बेयरिंग पे, या फिर आपका ब्रेक शू लाइंस पे। अब सुनना, जो
रिंग्स होती है, सिलेंडर की जो रिंग्स होती हैं वहां तो चिकनाहट होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पिस्टन सिलेंडर क्या होगा, गर्म पड़ जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं जो रिंग्स ऑफ द, जो आपके गाड़ी का इंजन है, टू व्हीलर गाड़ियों का जो इंजन है, दो पहिए वाहनों का, उसमें पिस्टन सिलेंडर लगा होता है ना, तो उसमें रिंग भी एक जगह लगी होती है। तो वो उन रिंग्स में वो सिलेंडर के साथ वो स्मूथ रन करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो वो यूजफुल नहीं है, वो तो बेकार है। अगर आप यहाँ फ्रिक्शन है, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन है बच्चों, तो वो तो बेकार बात हो गई, गलत चीज हो गई। क्रैंक सॉफ्ट बेयरिंग, बेयरिंग समझते हो, जो हिंदी में आप सीधे खड़ी भाषा में बैरिंग बोलते हो ना, कि बैरिंग खराब हो गई। ठीक है, तो जो बैरिंग खराब हो गई, वो बैरिंग एक्चुअल में वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो गया, गर्म पड़ गया और इसी वजह से खराब हो गई। तो ये भी फ्रिक्शन का यूज नहीं है, बल्कि ये घाटा है। ठीक है, नुकसान है ये। व्हील हब बेयरिंग, यहाँ पे भी बैरिंग की बात हो रही है, ये भी घाटा है। अगर लेकिन आप ब्रेक शू लाइनिंग की बात करो, याद करो कि अगर आपकी जो ब्रेक शू होती है गाड़ी के दो पहिए वाहन पे, जो आपकी ब्रेक शू होती है जिसकी वजह से आप गाड़ी को रोकने के लिए बल लगाते हो, है ना, अपने पैर से, तो अगर उसमें फ्रिक्शन ना हो, ब्रेक शू पे फ्रिक्शन ना हो बच्चों, तो गाड़ी आपकी रुकेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ब्रेक शू जो लाइनिंग है उस पे फ्रिक्शन का होना जरूरी है। समझ पा रहे हो? तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके लिए बोला गया है स्टूडेंट्स कि आप बताओ कि विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। मतलब इसमें इसमें उल्टा बोला है कि इसमें यूजफुल नहीं है। देखो एक चीज समझ लो पहले, अगर घर्षण बल है तो कहीं पे इसका नुकसान भी है, कहीं पे इसका जो है फायदा भी है। आप रोड पे चलते हो, आप ना फिसलो, आप आसानी से चल पाओ, इसलिए वहां पे फ्रिक्शन फोर्स का होना जरूरी है। गाड़ियों में पिस्टन सिलेंडर होते हैं, वहां मोबिल ऑयल डाला जाता है, आप देखते होगे। ठीक है, तो मोबिल ऑयल इंजन को स्मूथ चलाने के लिए काम करता है, जिससे फ्रिक्शन वहां पे कम हो जाए। गाड़ियों की जो व्हील होती है उसमें बेयरिंग्स लगे होते हैं, तो जो बेयरिंग होते हैं वो बेयरिंग क्या करते हैं, वो पहिए को रोटेट, स्मूथली रोटेट कराने के लिए काम करते हैं। तो अगर वहां पे स्मूथ ना हो, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाए बच्चों, तो वहां पे वो घाटा हो जाएगा, वो तो पहिया चल ही नहीं पाएगी। तो कहीं पे नुकसान है, कहीं पे इसका फायदा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलो तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन, तो जरा बताओ इसमें से वेस्टफुल फ्रिक्शन कौन सा है। ठीक है, ये है रियर एक्सल गियर पे। ठीक है, रियर एक्सल गियर पे आपका जो है, तो यही तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है रियर एक्सल गियर जो है उस पे व्यर्थ में है। ये एक्सल गियर पे नहीं होना चाहिए ना, एक्सल गियर तो स्मूथ चलना चाहिए। ठीक है, स्मूथ चलना चाहिए। अगर एक्सल गियर स्मूथ नहीं चलेगा तो फिर आप कैसे जो है वहां पे गियर चेंज होंगे। ठीक है, जो रियर एक्सल गियर होते हैं उसको चेंज करना होता है हम लोगों को, तो चेंज करने के लिए अगर वो स्मूथली वर्क नहीं करेगा तो कैसे होगा। और अगर स्मूथ वर्क कराने की आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब वहां फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, वहां फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी वेरी लेस, वेरी लेस। ठीक है, समझ पा रहे हो, बहुत कम होगी। क्या होगी बच्चों, बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए तो इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन एक हानिकारक कारक है। ठीक है, तो यहां हानिकारक है। ठीक है, तो हानिकारक होने की वजह से रियर एक्सल गियर पे फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहां बोला भी गया वेस्टफुल, जो व्यर्थ है। तो व्यर्थ यहीं पे है क्योंकि होना ही नहीं चाहिए, और अगर यहां है तो व्यर्थ है। उसके अलावा देखो, फर्श पर टायर, ठीक है, मतलब टायर पे अगर कोई फर्श पे कोई अगर टायर है, वो टायर जा रहा है तो वहां पे होना चाहिए फ्रिक्शन, नहीं तो फिसल जाएगा बेकार। मतलब जितना आप ब्रेक मारोगे तब भी वो खिसक जाएगा। ब्रेक शू लाइनिंग, ब्रेक शू लाइनिंग पे होना ही चाहिए, ये तो आप जान ही रहे हो। क्लच लाइनिंग, क्लच लाइनिंग पे भी होना चाहिए, नहीं तो फिर क्लच काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक्सेल गियर पे नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एक्सेल गियर को आपको चेंज करना होता है, फिर आप पैर से दबाओगे वो दबेगा ही नहीं, क्योंकि वहां फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो नहीं दबेगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यर्थ घर्षण किसे कहते हैं, तो कहते हैं, वैसे ये तो खैर इन्होंने गलत बोला है, कह रहे हैं इनमें से कौन सा वेस्टफुल फ्रिक्शन है। इनका सही हिंदी ये होना चाहिए कि इनमें से कौन सा, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन, इन चारों में से कौन सा वेस्टफुल फ्रिक्शन है। तो आपको पता चलना चाहिए कि ए वाला होगा। टायर ऑन द फ्लोर ये नहीं है, ब्रेक पे होना ही चाहिए, क्लच पे होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ फ्रिक्शन होना जरूरी है लेकिन यहाँ होना जरूरी नहीं है। भाई यहाँ होना इसलिए जरूरी नहीं तो आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी, यहाँ आपकी क्लच लाइनिंग्स उस पे इंजन पे जाके बैठेगी नहीं। ठीक है, क्लच प्लेट्स पे, और यहाँ टायर में होना ही चाहिए, नहीं तो फिसल जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रिक्शन फोर्स। इन चारों में से बताओ कि कौन सा फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, कौन सा घर्षण बल पर निर्भर करता है। तो बताओ, धातुओं का प्रकार, बिल्कुल नहीं, चाहे जिस प्रकार को हो, लोहा हो चांदी, उससे क्या मतलब है। ठीक है, संपर्क सतह, बिल्कुल सही, संपर्क सतह तो होना चाहिए भाई। संपर्क सतह पे तो डिपेंड करता है कि संपर्क सतह खुरदुरा है या फिर चिकना है। ठीक है, इन बातों पे डिपेंड करता है, खुरदुरा है कि चिकना है, खुरदुरा है कि चिकना है, इन बातों पे डिपेंड करता है। इसका मतलब बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। सी भी पढ़ लेते हैं, संपर्क करने वाली धातुओं की मात्रा, मात्रा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, धातुओं की गुणवत्ता, गुणवत्ता से भी कोई लेना देना नहीं। तो भैया फ्रिक्शन फोर्स का मतलब तो है आपके संपर्क तल से। ठीक है, आपके संपर्क जो सतह है वो खुरदुरा है या फिर चिकना है, इस बात पे डिपेंड करता है। ये जो संपर्क तल है जिस पे आप बॉडी रखे हुए हो, वो संपर्क तल ये वाला खुरदुरा है या चिकना है, इस बात पे डिपेंड करता है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण का गुणांक मतलब हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। अभी बात किए थे हम लोगों ने कि जो फ्रिक्शन फोर्स एफ होता है वो होता है म्यू आर। तो उसमें म्यू को मैंने क्या कहा था, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ, बोले थे ना, याद करो पिछले क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण गुणांक। क्या होता है, घर्षण गुणांक। और ये किन बातों पे डिपेंड करता है, घर्षण गुणांक सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन यही था। ठीक है, संपर्क तल की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, ये आपके लिए नोट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखना। अब भी मुझे बताओ, यहां पे बोला गया है हाउ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखा जाए तो फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन। तो ये क्या है, एक तरीके का रेशियो है। तो किस किस चीज का रेशियो है, घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का रेशियो है। तो इट इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही है। यहां देख लो, यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अभी आपको मैंने इसका प्रूफ भी दिया, यहां देख लो आप बगल में। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हो, पहले क्वेश्चन को एक बार समझाने पे आपके कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंडिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी जस्ट ये पीछे का ही क्वेश्चन है। एफ बाई आर होता है बच्चों, एफ बाई आर होता है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन अपॉन रिएक्शन। ठीक है, या नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यही होता है जिसको आप एफ बाई आर बोलते हो। तो जरा देखो इसमें एफ बाई आर कहाँ है, ओ एफ बाई आर, एफ बाई आर। तो देखो ध्यान से सुनो, इसमें एफ बाई आर नहीं दिया है। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे जो एफ का मतलब है वो तो फ्रिक्शन इन्होंने दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है, फ्रिक्शन है। लेकिन डब्ल्यू का मतलब तो वेट होता है। ठीक है, लेकिन वेट नहीं, नॉर्मल रिएक्शन हमें लिखना है। चलो कोई भी आंसर आप मान चलो, अगर इसमें कुछ मिसप्रिंट है तो आप देख लेना। ठीक है, एफ बाई आर होना चाहिए, एफ बाई डब्ल्यू लिख दिया इन्होंने, एफ बाई आर हो सकता है ये लिखा रहा हो। ठीक है, अगर नहीं लिखा है, आप कहीं पे भी इसको पढ़ रहे हैं और अगर ये गलत है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना कि ये वास्तव में क्वेश्चन ही गलत है अगर इसमें मिस प्रिंटिंग है। अगर मैं एफ बाई आर इसको लिख दूं तो बी आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाता है। ठीक है, भरोसा करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। देखो काफी टाइम से इसको मैं बता रहा हूं आपको कि जो घर्षण बल है, ठीक है, जो घर्षण बल है वो समानुपाती होता है आर के। तो एफ इज इक्वल टू होता है म्यू आर। अभी कह रहे हैं म्यू का फॉर्मूला क्या है, तो म्यू इज इक्वल टू होता है एफ बाई आर, मतलब घर्षण अपॉन अभिलंब प्रतिक्रिया, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बी आंसर को करेक्ट करते हुए उसको सही मान ले रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से शो करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कब से तो यही चर्चा हो रही है। म्यू से बोलते हैं, इसको म्यू बोला जाता है, इस सिंबल को, इसका नाम ही है म्यू। ठीक है, एम ई यू, म्यू बोलते हैं। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो गया। घर्षण गुणांक जो है उसको किससे शो करते हैं, म्यू से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, which kind of friction is called if two objects are in contact at rest। ध्यान से सुन लो, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। इनका कहना है कि घर्षण जो बल होता है वो कितने, तो पहले तो आप जान लो कि ये जो फ्रिक्शन होता है बच्चों, ये होता है 3 प्रकार का। एक होता है स्थितिज, ठीक है, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन। हालांकि देखो, एक स्थितिज फ्रिक्शन होता है, एक होता है गतिज। गतिज
घर्षण होता है और एक इन दोनों के बीच का हिस्सा है। देखो जब तक वस्तु रुकी हुई है तब तक स्थितिज घर्षण बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखना इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, एक होता है गतिज फ्रिक्शन, इसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन नहीं। ठीक है, इसको इसको अभी अभी याद आ जाएगा, ध्यान से उतर गया। ठीक है गतिज फ्रिक्शन मतलब जो डायनामिक फ्रिक्शन ही बोल दो। ठीक है, और ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो बच्चों स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब वस्तु रुकी हुई होती है, ध्यान से सुनना, जब वस्तु रुकी हुई होती है तो जो इस पे घर्षण बल लगता है, जैसे आप बल लगा रहे हो, ठीक है, आपने बल लगा दिया, अच्छी बात है भाई, बल लगा दिया, लेकिन बल लगाओगे तो अभी आपने इतना बल नहीं लगाया कि इस बॉडी को आप ले जा सको आगे की तरफ। तो अपोज कौन कर रहा है, कौन आपके बल का विरोध कर रहा है, तो ये घर्षण बल विरोध कर रहा है। तो इस घर्षण बल का नाम ही हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या नाम हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सी आंसर बिल्कुल आपका फिलहाल यहाँ पे सही है। उसके अलावा भी फ्रिक्शन होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मींस अगर तिरछे हुए किसी रोड पे छोड़ दो कोई चीज और खिसक के नीचे जाने लगे तो उस पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। रोलिंग का मतलब होता है जैसे कोई बॉडी है जो आपकी चक्कर खाते हुए नीचे जा रही है, जैसे कि आपकी पहिया है घूमते हुए आगे जाती है, तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। एंगुलर फ्रिक्शन भी लगभग वही चीजें हैं, इन दोनों का पार्ट ही एक तरीके से। फिलहाल यहां आपका स्थितिज घर्षण होगा। मैं देखो 3 घर्षण के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो कि जब वस्तु रुकी हुई है तो जो भी घर्षण बल वहां लगेगा वो स्थितिज घर्षण कहलाएगा। जब वस्तु चल रही है बच्चों तो वहां पे गतिज घर्षण कहलाएगा। ठीक, ध्यान रखना। और स्थितिज घर्षण और गतिज घर्षण के बीच में एक ऐसा भी घर्षण होगा, एक ऐसा भी घर्षण बल होगा बच्चों जिसमें वस्तु जस्ट चलने वाली होगी, जस्ट चलने वाली होगी, अभी रुकी थी जस्ट चलने वाली, उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मजा आ रही है, ठीक है, उसको कहते हैं बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरीके का आप बोलोगे स्थैतिज, स्थैतिज मतलब स्थैतिक घर्षण ही कहलाता है। स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम मान, जो सबसे बड़ी वैल्यू है स्थितिज घर्षण की, उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिलहाल यहां आपको समझ में आया। इनका कहना है यदि 2 वस्तुएं विरामावस्था में संपर्क तल में है तो कौन से घर्षण लगेगा, तो स्थितिज घर्षण लगेगा। ठीक है, चलो, और चल रही होती तो गतिज घर्षण लगता है। ठीक है, समझ गए, बोलो जय हिंद। ठीक है, चलो, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट में से खोजना है कौन सा है। पहला देखते हैं, सीमित घर्षण फिसलने वाले घर्षण के बराबर होता है। बिल्कुल गलत। सीमित घर्षण समझते हो, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन। भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सबसे ज्यादा होता है, अभी मैंने बताया स्थितिज घर्षण की मैक्सिमम वैल्यू को। आप ये जान लो कि जितने भी घर्षण बल आप नाम सुने होंगे उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखना इस चीज को। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो सबसे ज्यादा मान होता है, मतलब इस घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, कम होता है इससे। तो इनका कहना है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल, बराबर नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, तो पहला आंसर तो आपका गलत हो गया। कहां गया दूसरा आंसर, अच्छा दूसरा यहां शुरू है, कुछ मिसप्रिंटिंग है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। भाई रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। रोलिंग वाला जो फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग, मतलब अगर कोई चीज जो है घसीटी जा रही है उसको स्लाइडिंग कहते हैं, और कोई चीज घूम घूम के आगे बढ़ रही है उसको रोलिंग कहते हैं। तो बच्चों रोलिंग जो होगा ना, रोलिंग जो फ्रिक्शन होगा, रोलिंग जो फ्रिक्शन होगा वो तो कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। यहां लिखा है रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन, नहीं ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, जब कोई चीज घूम घूम के जा रही होती है तो उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, जब कोई घिसटते हुए जाता है आगे तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। ठीक है, समझ गए। चलो, इस तरीके से आपका बी आंसर भी बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो ए और बी दोनों गलत हैं आपके। सी पढ़ते हैं, फिसलने वाला फ्रिक्शन हमेशा सीमित फ्रिक्शन से कम होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। तो इनका कहना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ऑलवेज लेस, मतलब कम होगा, हमेशा कम होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा, इनका ऐसा कहना है। तो भाई ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो है, जो आपका आंसर नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी सब क्या है, गलत हैं आपके। तो इसमें जो है आंसर नंबर बिल्कुल सी सही है। जो इसमें फिसलने वाला घर्षण बल है वो हमेशा सीमित घर्षण बल से कम ही होगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, अगर आपने इसको इन फॉर्मूलों को कहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जाओ और थोड़ा मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखो जहां मैंने थ्योरी क्लासेस ली है। तो आपको थ्योरी क्लासेस में पता चलेगा कि मैंने, ठीक है, मतलब ब्रजेश ने आपको पहले से बता रखा है कि कौन सा फॉर्मूला यहां आने वाला है। ठीक है, तो 13 का फिलहाल मैं डायरेक्ट यहां आपको आंसर ही बताऊंगा, जिसका आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, जिसका आंसर है आपका डी आंसर। ठीक है, तो मतलब होता है W cos थीटा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। ठीक है, ये थीटा है बच्चों, ये फाई सिंबल है। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है जानते हो? ये है बल ज्ञात करने का फॉर्मूला। ठीक है, फिलहाल आपको ये डायरेक्ट याद कर लेना है, और अगर और समझना है तो थोड़ा चले जाओ थर्ड वाले लेक्चर में, उसमें आपको सब मैंने बता रखा है। ठीक है, लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ बच्चों, बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि 35 मिनट की ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, अभी 14 क्वेश्चन ही हुए हैं, 5-6 अभी और कराने इसमें, फटाफट जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद करो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको बताया है, याद क्या करोगे, अगर देखा होगा तभी याद कर पाओगे। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है मैं आपको अब देखो बताता हूं। यहाँ पे बॉडी वैसे हालांकि यहाँ नीचे बनी, मैं फिर से एक बना देता हूँ। ये बॉडी है, नीचे की तरफ वेट होगा इसका W, और बच्चों ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन R, जैसा कि अभी तक मैं आपको बताता आया हूं। अगर आप बल इधर लगा रहे हो तो आपका फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अब आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इस फ्रिक्शन फोर्स और इस अभिलंब प्रतिक्रिया R का जो रिजल्टेंट है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो परिणामी बल है बच्चों, परिणामी बल है, उसको हम कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम उसको P मान लेते हैं, परिणामी P मान लेते हैं बच्चों, या जो भी मान लो, जो इसमें दिया है वही मान लो, एप्सिलॉन मान लेते हैं, तो फिर जो यहां से लेके यहां तक का बच्चों जो एंगल है, जो यहाँ का कोण है, यही कोण हमारा क्या कहलाता है? यही कोण हमारा कहलाता है घर्षण कोण। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो थीटा की वैल्यू आप क्या बोलोगे? आप यहां से लेके इस एंगल की बात करोगे। ठीक है, तो फिलहाल फिगर में आपके लिए देखो ये दिया है, ये R है, ये O है, और ये इसको क्या मानोगे? ये S लिखा हुआ है, शायद ये S है। ठीक है, तो आपका एंगल कौन सा हो जाएगा? ROS, मतलब एंगल ROS इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब घर्षण कोण कहलाता है। ध्यान रखना, घर्षण कोण कहलाता है। तो इसमें देखो जरा लिखा है क्या कहीं पे? ROS या SOR भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो कौन सा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है ROS कुछ करके, ये है, ये एंगल, हाँ B है। देखो B आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कोण ROS। ठीक है, ROS कहां से देखा? ROS का कुछ मीनिंग नहीं है, देखो ROS, तो इनके बीच का जो एंगल है वही कोण हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, या फिर घर्षण कोण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो मजेदार तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, जो नया क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। इनका कहना है कि अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है, ध्यान से सुनो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है, कहने का मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था, R इधर लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो इसका जो रिजल्टेंट था, मतलब जो इसका परिणामी था फ्रिक्शन फोर्स, और इसका वो थीटा है, इन्होंने बोल दिया है खुद ही। तो कह रहे हैं बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो जो म्यू की वैल्यू होती है बच्चों, वो हो जाती है tan, और ये वाला थीटा एंगल। ठीक है, तो ध्यान रखना, म्यू का मतलब आप जान गए अभी कि इसको कहते हैं घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण गुणांक। तो घर्षण गुणांक को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आपको क्या दिया है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो tan हो जाएगा। tan क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों, tan क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो tan थीटा इज द आंसर। ठीक है, याद रखना इस चीज को अच्छे तरीके से, फॉर्मूले में आता भी है कभी कभी। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में व्हाट डिनोट्स द लेटर R। कब से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लेटर R क्या बताता है? ये लेटर R जरा बताओ क्या बताता है?
ये बताता है सामान्य प्रतिक्रिया। समझ पा रहे हो इसमें कितना टाइम वेस्ट करना, नहीं करेंगे टाइम वेस्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे है क्वेश्चन नंबर 17। बोला गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट मतलब चिकने जो स्नेहक होते हैं, जो चिकने पदार्थ होते हैं। स्नेहक में एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो गाड़ी के इंजन में मोबी ऑयल पड़ता है, ठीक है, जो मोबी ऑयल पड़ता है, ठीक है, मोबी ऑयल मोबी ऑयल, ठीक है। तो मोबी ऑयल जो पड़ता है ना, जो आप डालते हो अलग अलग कैस्ट्रॉल के और ये सब, जो है जो मोबी ऑयल गाड़ी के इंजन पड़ता है, वो क्या है, एक तरीके का लुब्रिकेंट है, ठीक है, स्नेहक बोला जाता है। क्या काम करते हैं ये लुब्रिकेंट का काम होता है बच्चों, इंजन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है, ये ऊष्मा आ कहां से रही है, ये ऊष्मा कहां से आई, तो ये ऊष्मा आई है किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से आई है बच्चों, ये घर्षण बल की वजह से ही आती है। अच्छा, घर्षण बल कहाँ, क्योंकि इंजन के कई पार्ट्स एक दूसरे से टच करते हुए मूव करते रहते हैं, तो इंजन के अलग अलग पार्टों पे घर्षण लगता है संपर्क तल के बीच में, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इंजन गर्म पड़ जाएगा। आप क्या करोगे, आप लुब्रिकेंट यूज कर दोगे, आप मोबी ऑयल यूज कर दोगे। मोबी ऑयल जब आप यूज करोगे तो इंजन ठंडा रहेगा, क्योंकि घर्षण बल घट जाता है, ठीक है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा लगा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड लुब्रिकेंट सिस्टम। बताओ जरा, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि किस तरीके का लुब्रिकेंट आप यूज करते हो। तो लव ऑयल यूज करते हो, ठीक है, ये लव वाला लव नहीं है, ठीक है, ये लव दूसरा है, ठीक है। तो लव ऑयल एक ऑयल होता है जिसको आप कहाँ यूज करते हो बच्चों, आप बाती फीड स्नेहक के लिए यूज करते हो, ठीक है, इसको दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है आपके लिए विच लुब्रिकेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद ए रिंग ऑयलर टू स्प्लैश लव ऑयल कॉन्टिन्यूसली। बोला गया है कौन सा स्नेहक मतलब कौन सा चिकना तरल पदार्थ पुर्जों को चारों ओर लगातार लव ऑयल के छींटे मारने के लिए रिंग ऑयलर के साथ प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो रिंग ऑयलर के साथ जो प्रदान किया जाता है बच्चों, वो है आपका आंसर नंबर सी में आपके लिए बोला गया है स्प्लैश फीड सिस्टम, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप याद करो, इसकी हिंदी इंग्लिश एक ही है, ठीक है, स्प्लैश फीड सिस्टम, ठीक, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए होमवर्क नहीं है, मैं ही बताऊंगा, ठीक है। विच वन इज द 3 टाइप ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम इन ए जनरल यूज। ज्यादातर मतलब एक सामान्य प्रणाली जो सामान्य उपयोग में किन 3 प्रकार के स्नेहक का यूज आप करते हो बच्चों। तो अलग अलग जैसे इंजन में और इस तरीके की अलग अलग जगहों पे जो लुब्रिकेंट यूज किया जाता है, ऑयल जो यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट जो स्नेहक यूज किया जाता है बच्चों, वो होता है आपका आंसर नंबर सी। तो आपको मैं बता दूं कि ग्रेविटी फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम, स्प्लैश फीड सिस्टम, तीनों को मैं बता देता हूँ। ग्रेविटी का मतलब होता है आप बूंद बूंद ऊपर से गिराते हो और वो इंजन में चला जाता है, उसको कहते हैं ग्रेविटी। मतलब ड्यू टू ग्रेविटी जमीन की तरफ नीचे खिसकने लगता है, इंजन के ऊपरी हिस्से से डालोगे और पूरा नीचे तक फैल जाएगा। फोर्स फीड सिस्टम का मतलब होता है इसमें एक पंपिंग की जाती है, ऑयल के लिए पंपिंग की जाती है जिससे सारे पार्ट में ऑयल पहुंच जाए। और स्प्लैश का मतलब होता है छींटे डालना, ठीक है, छींट डालना। तो जैसे अभी इसके जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन में स्प्लैश था ना आंसर, तो ये 3 अलग अलग मेथड हैं किसी भी पार्ट पर लुब्रिकेंट फैलाने का, ठीक है। चलो तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चों। और आपके लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों तो प्लीज 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 एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। और आपको फायदा हो रहा होगा तो अगली क्लासेस भी इतनी ही एनर्जी के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।